The Phantom's Tale, presented. मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब से मैं इस स्कूल में आया हूं तब से ही लंच वाली औरत से मुझे अजीब सा डर लगता था। मेरा नाम अंशुल है और मैं सोमेश्वर विद्यापीठ स्कूल में 11वीं कक्षा का छात्र हूं। उस औरत की सांसों से आती सड़ी हुई बदबू, उसकी बेजान आंखें और ठुड्डी पर लटकते कुछ उलझे बाल, सब कुछ इतना अजीब था कि जब भी मैं लंच लाइन में उसके पास पहुंचता मेरे हाथों में पसीना भर जाता और दिल तेजी से धड़कने लगता। कैफेटेरिया से बाहर निकलने के बाद भी मन में एक बेचैनी बनी रहती। हमेशा ऐसा लगता जैसे वो औरत पीछे पीछे देख रही हो, कहीं गलियारे में अचानक दिख न जाए। एक दिन की बात है, हॉलवे में चलते हुए मेरी टक्कर जयंत से हो गई। वही लड़का जो हमेशा मजाक उड़ाने के लिए तैयार रहता था। जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, उसने अचानक पैर अड़ा दिया। मैं गिर पड़ा। मेरी सारी किताबें जमीन पर बिखर गईं। सबसे बुरा यह था कि सुहाना, जिस पर मेरा क्रश था, वो वहीं खड़ी थी और सबके साथ हंसने लगी। उसकी हंसी मेरे कानों में हथौड़े की तरह गूंज उठी। गुस्से ने मुझे अंधा कर दिया और अगले ही पल जयंत और मैं एक दूसरे पर मुक्के बरसाने लगे। टीचरों ने किसी तरह हमें अलग किया और सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस भेज दिया। परिणाम साफ था, शनिवार की डिटेंशन। सोमेश्वर विद्यापीठ, एक ऐसा स्कूल जो अपने सख्त नियमों और निर्दय सजाओं के लिए दूर दूर तक बदनाम था। यहाँ जरा सी गलती पर सजा तय मानी जाती और अनुशासन का मतलब था डर। पर इन सब में सबसे भयानक सजा थी डिटेंशन। कहा जाता था, डिटेंशन सिर्फ एक सजा नहीं, एक रात की कैद थी। रात के सन्नाटे में स्कूल के पुराने हिस्से के कमरा नंबर 126 में बंद रहना पड़ता था। वही कमरा जहां दिन में भी कोई ज्यादा देर टिकना पसंद नहीं करता था। हालांकि नियमों के मुताबिक हमेशा कोई न कोई शिक्षक या स्टाफ मेंबर मौजूद रहता था ताकि बच्चों पर नजर रखी जा सके। लेकिन जो लोग वहां गए थे, उन्होंने कभी ठीक ठीक नहीं बताया कि उन्होंने अंदर क्या देखा या क्या सुना। और आज पहली बार मेरा नाम भी डिटेंशन की उस डरावनी सूची में लिखा गया था। शनिवार आया। माँ ने झल्लाते हुए शाम के 7 बजे मुझे स्कूल के गेट पर उतार दिया। डर मेरे सीने में धड़क रहा था और उनींदी आंखों से मैंने स्कूल के उस सन्नाटे भरे गलियारे में कदम रखा और कमरा नंबर 126 में पहुंचा। वही जगह जहां सजा काटनी थी। अंदर जयंत पहले से मौजूद था, 2 और बच्चों के साथ। एक था नील, हमारी फुटबॉल टीम का स्टार क्वार्टरबैक, मगर बेहद गूंगा और अकड़ू। दूसरी थी एक शांत दुबली लड़की जो सिर नीचे किए बैठी थी। मैं सबसे थोड़ा दूर एक सीट पर जा बैठा। कमरे में सन्नाटा था, बस घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। कुछ मिनटों में ही बोरियत छाने लगी। मैंने कुर्सी घुमाई और जयंत की ओर देखा। वो भी मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ जानता हो या किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। क्या तुम्हें पता है आज डिटेंशन कौन ले रहा है? मैंने धीरे से पूछा। कॉल, जयंत ने कहा। मेरा गला सूख गया। मतलब मिसेस कॉल? उसने सिर हिलाया। वह वही औरत थी जो मेस में हमें रोज लंच परोसा करती थी। वही जिसके सामने हम हर दिन लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते थे। मुझे उसकी बात पर शक करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगले ही पल वही जानी पहचानी सड़ी बदबू मेरे नथुनों में भर गई।
मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। धीरे से मुड़ा तो देखा वही लंच वाली औरत दरवाजे से अंदर आ रही थी, बाहों में वर्कशीट्स का एक ढेर दबाए हुए। उसका चेहरा वही पुराना था, बेजान आंखें, ठुड्डी पर कुछ उलझे बाल और होठों पर अजीब सी झूठी मुस्कान। अब सुनो तुम सब, उसने भारी आवाज में कहा। मुझे आज यहां आना ही नहीं था, इसीलिए कोई गड़बड़ मत करना। मैं ये वर्कशीट बांट रही हूं, और अगर किसी ने एक शब्द भी बोला तो मैं किसी को चूल्हे में झोंक दूंगी। वो जोर से हंसी, एक ऐसी हंसी जो मानो गले से नहीं, किसी गहरे अंधेरे कुएं से निकल रही थी। हम सब सन्न थे। उसने वर्कशीट बांटी और बिना कुछ कहे कमरे से निकल गई। मैंने कोशिश की कि उसके चेहरे की छवि मन से मिटा दूं। वो बालों से भरी ठुड्डी, वो झूलती बाहें, लेकिन जितना मिटाने की कोशिश करता वो और गहराई से याद में धंसती जाती। करीब 45 मिनट बीत गए। हम सब चुपचाप अपनी वर्कशीट्स भर रहे थे और अब तक वो वापस नहीं आई थी। धीरे धीरे जयंत ने सिर उठाया और फुसफुसाया, वो लंच लेडी दुनिया की सबसे बदसूरत औरत है। नील हंस पड़ा और बोला, शायद उसके चेहरे पर इतने बाल हैं कि पता ही नहीं चलता वो औरत है या मर्द। उसकी बात पर कोई नहीं हंसा। कमरा फिर सन्न हो गया। थोड़ी देर बाद जयंत फिर बोला, वो हमें देखने एक बार भी नहीं आई, शायद कमरे से निकलते ही घर चली गई होगी। चलो देखते हैं, क्या हम यहां से चुपके से निकल सकते हैं? वो अब भी कुर्सी से उठा ही था कि एक अजीब सी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी, जैसे धातु घिस रही हो या किसी ने किसी पुराने भाप वाले ओवन का दरवाजा खोला हो। हम सब जड़ हो गए। मैंने कांपती आवाज में कहा, यह आवाज कैफेटेरिया की तरफ से आई थी। कोई ओवन चालू कर रहा है। नील ने धीमे से पूछा, लेकिन कोई ओवन क्यों चालू करेगा? जयंत के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। कॉल ही होगी, शायद उसे भूख लगी है, या फिर उसने मेरी तरफ देखा। शायद वो ओवन हम में से किसी एक के लिए तैयार कर रही है और तुम्हें ही सबसे पहले फेंकेगी, मैंने हंसते हुए कहा। पर अंदर से मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। ओवन अभी क्यों चल रहा था? क्या वह सच में सिर्फ लंच गरम कर रही थी या कुछ और था? हो सकता था वह वही सस्ता पिज्जा और चिकने झींगे गरम कर रही हो जो वह हमेशा परोसती थी। पर मेरी समझ नहीं मान रही थी। उस आवाज ने कुछ और कहा था, कुछ बुरा। हमने दोबारा वर्कशीट्स पर ध्यान लगाने की कोशिश की, मगर अब उस शांत लड़की के चेहरे पर भी बेचैनी साफ दिख रही थी, जैसे कुछ ठीक नहीं था। आखिरकार हमने सोचा कि किसी को बाहर जाकर देख आना चाहिए कि सब सही है या नहीं। जयंत ने एक वर्कशीट 4 टुकड़ों में फाड़ दी और हर टुकड़े पर हमारा नाम लिख दिया। उसने कागजों को मोड़ा, हाथ हिलाए और फिर नील की तरफ देखा। एक ले लो। नील ने कागज लिया और पलटा। उस पर लिखा था, आरुषि। उस शांत लड़की की सांसें रुक सी गईं। उसका चेहरा कठोर हो गया। अरे चलो यार, उससे ऐसा मत करवाओ, मैंने फुसफुसाया। तो तुम जाओ, जयंत ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, यह तुम्हारा आइडिया था, तुम्हें जाना चाहिए, मैंने झिड़का। चुप करो दोनों, नील ने बीच में बोलकर कहा। मैं जा रहा हूं। वो बाहर निकला और दालान की ओर गायब हो गया। हम सभी दरवाजे के पास खड़े हो गए और उसकी वापसी का इंतजार करने लगे। खामोशी भारी थी।
हर छोटी आवाज का अर्थ बड़ा लग रहा था। कुछ मिनट बाद नील फिर मुड़ा। दालान के आखिर में खड़े होकर उसने बताया कि उसने पूरे मेज का चक्कर लगा लिया है, वह कहीं दिखी ही नहीं। उसने धीरे से कहा, अगर हम चुपचाप चलें तो हम सामने के दरवाजे तक निकल सकते हैं। मैंने दिल में उठती उम्मीद और डर दोनों को दबाया और दरवाज़ा धीरे से बंद किया। हम चारों दालान में दबे पांव चले। हर कदम पर निगाहें चारों ओर झांकतीं। हवा में किसी चीज़ की गूंज थी, ओवन की धीमी झंझनाहट और कहीं से उठती महक, जो न तो ठीक तरह से खाने जैसी थी और न ही सिर्फ गर्म होने जैसी। नील ने हमें पास बुलाया और एकदम धीरे कहा, चलो, पर चुप रहना। हमने बार बार खुद को शांत किया, पर मेरे अंदर की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। जहां भी वह महिला थी, वह नज़दीक थी, और कुछ मेरे मन को बार बार ये कहना चाहता था, यह सिर्फ लंच वाली नहीं, ये कुछ और थी। नील आगे बढ़ा और हम सब उसके पीछे पीछे चल दिए। हम धीरे धीरे दीवारों के किनारे चलते रहे, हर कदम पर ध्यान रख रहे थे कि कहीं कोई आवाज ना हो। फिर भी कहीं दूर से धातु के टकराने और भाप फूटने की वो वही आवाज बार बार गूंज रही थी, जैसे कोई मशीन अब भी चल रही हो। कैफेटेरिया के पास की हवा गर्म और भारी लग रही थी। मेरी हथेलियां पसीने से गीली थीं और दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे किसी ने उसे सीने में ठोंक दिया हो। आखिरकार हम सामने के दरवाजों तक पहुंच गए। जयंत ने राहत की सांस ली। चलो, यहां से निकलते हैं, उसने कहा, जैसे यह सब खत्म होने वाला हो। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल खींचा, दरवाजा हिला तो सही, पर मुश्किल से आधा इंच भी नहीं खुला। उसने फिर कोशिश की, 1 2 3 बार, लेकिन हर बार वही भारी धातु जैसी रुकावट। क्या बकवास है ये, उसने झुंझलाकर कहा। ये तो जंजीर से बांधा है, आरुषि ने फुसफुसाया। उसकी आवाज डर और कांपतेपन से भरी थी। रुको, मुझे कोशिश करने दो। नील आगे बढ़ा और दरवाजे का हैंडल पकड़कर उसे जोर जोर से झटकने लगा। पूरा गलियारा उस आवाज से गूंज उठा। बेवकूफ, मैंने दांत पीसते हुए कहा और उसे खींचकर दूर किया। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वो सुन लेगी। हम सब वहीं जमे रहे, कानों में बस अपनी सांसों की आवाजें। और फिर नीचे से आती हुई धीमी पैरों की आवाज। 1 2 3 कदम, फिर थोड़ी तेज, फिर और तेज। वो आ रही थी। मैंने सांस रोक ली। उसकी चाल में एक गुस्सा, एक भयानक जल्दबाजी थी, जैसे कोई शिकारी शिकार को सूंघ चुका हो। भागो, मैंने चीखते हुए कहा, और हम चारों वहां से भाग निकले। नील और आरुषि बाईं ओर मुड़े, जबकि जयंत और मैं दाईं तरफ भागे। गलियारे के मोड़ पर पहुंचते ही पीछे से आरुषि की एक तीखी चीख गूंजी। फिर एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। मेरे पैर जैसे अपने आप भागते चले गए। हमने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत तक नहीं की। इधर, जयंत ने फुसफुसाकर पुकारा। वो एक छोटे दालान में मुड़ा और फिर किसी पुरानी कक्षा में जा घुसा। हम यहां छिप सकते हैं, उसने हाँफते हुए कहा।
मैं भी अंदर घुसा। कमरा अंधेरा और धूल भरा था। टीचर की मेज उलटी पड़ी थी और दीवारों पर पुराने नोटिस फटे हुए लटक रहे थे। जयंत मेज के नीचे जा छिपा, जबकि मैं कोने में रखी एक अलमारी के पीछे सरक गया। कमरा फिर सन्नाटे में डूब गया। सिर्फ हमारी सांसें और बाहर कहीं दूर से आती धीमी धातु की खुरचने जैसी आवाजें। हम चुपचाप बैठे रहे और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि हम अब सिर्फ किसी पागल औरत से नहीं, किसी और चीज से भाग रहे हैं। कुछ मिनटों तक सिर्फ हमारी ही धड़कनों की आवाज थी। हमने सोचा थोड़ा और रुकना बेहतर होगा, लेकिन फिर दूर से एक बुदबुदाहट सी आई, इतनी धीमी कि पहले पहचानना मुश्किल था। वो आवाज धीरे धीरे पास आई। फिर किसी ने धीमे सूने स्वर में कहा, जयंत, अंशुल, दोस्तों, तुम कहाँ हो? जयंत ने मेज के नीचे से सर निकाला और दरवाजा खोल दिया। नील, अंदर आओ, उसने फुसफुसाकर कहा। नील तेजी से कक्षा में घुसा और जयंत ने दरवाजा बंद कर दिया। हम सब फिर से मेज के पीछे दुबक गए। नील सांस पोंछते हुए बोला, तुम यकीन नहीं करोगे, मैंने उसे आरुषि को पकड़ते देखा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ा। आरुषि भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर उसने रेंच से उसके सिर पर वार किया। फिर उसने उसकी लाश को गलियारे में घसीटा और कैफेटेरिया की तरफ ले गई। मैंने उसे वहां घसीटते देखा और खून फर्श पर फैल रहा था। मैं भागकर तुम्हें ढूंढने आया। मेरा शरीर डर से थरथरा उठा। मैं बोल ही नहीं पाया। और चुप रहो, मैंने फुसफुसाया। जयंत ने कड़क आवाज में पूछा, क्या तूने देखा? वो मर गई या बेहोश हुई? मुझे यकीन नहीं है, नील ने कहा, पर मैंने लाश घसीटते देखी। मैंने धीरे से कहा, तुम कह रहे हो कि कॉल ने आरुषि को मारा और फिर उसे कैफेटेरिया में घसीटा? नील ने सिर हिलाकर पुष्टि की। उसकी आंखों में डर था। हमें अब यहीं से निकलना होगा, नील बोला। हमें खिड़कियों वाले कमरे तक जाना चाहिए। हम भाग सकते हैं, मैंने कहा। लेकिन जयंत ने बीच में टोकते हुए कहा, छोड़ो, मैंने लोगों को कांच तोड़ते देखा है। बिना किसी हथियार के यह मुमकिन नहीं। ऐसा करने के लिए कुछ न कुछ चाहिए होगा। स्कूल से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, पीछे का दरवाज़ा जो कैफेटेरिया के बगल में है। मैंने धीरे से कहा, ठीक है, वही हमारी आखिरी उम्मीद है। जयंत ने आंखें बंद कर लीं और फुसफुसाया, अगर हम चुप रहें और ठीक से चलें तो हो सकता है हम बच जाएं। हम सबने एक दूसरे को देखा। डर, आशंका और एक पतली सी उम्मीद की मिली-जुली झलक। हम जानते थे कि अगला कदम तय करने वाला होगा, और अगर हम गलत हुए तो वापस लौटने की कोई राह नहीं होगी। तो चलो, मैंने कहा, अब देर नहीं करनी चाहिए। हमने दरवाज़ा धीरे से खोला और गलियारे के दोनों ओर झांका। सब कुछ शांत था। बस कहीं दूर किसी पुराने पाइप से टपकती पानी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मेरे पीछे आओ, जयंत ने फुसफुसाया। हम दीवारों से सटकर धीरे धीरे कैफेटेरिया की ओर बढ़े। हर मोड़ पर ऐसा लगता था जैसे कोई हमें देख रहा हो, लेकिन जब भी पीछे मुड़ता बस खाली गलियारा मिलता। हम लगभग आधे रास्ते तक पहुंचे ही थे कि अचानक इंटरकॉम स्पीकर से एक आवाज़ गूंज उठी। हेलो बच्चों। वो आवाज़ ठंडी, खिंची हुई और डरावनी थी। स्पीकर से आती खड़खड़ाहट के बीच भी उसका उच्चारण साफ था। देख रही हूं, तुम अपना कमरा छोड़ चुके हो।
ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ पल की खामोशी रही, फिर वही आवाज और गहरी हो गई। हालांकि मैं वादा करती हूं, अगर तुम वापस कमरा नंबर 126 में लौट जाओ तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा। आरुषि वहां तुम्हारा इंतजार कर रही है। हम सब जम गए। मेरे सीने में सांस जैसे अटक गई। नील अचानक फट पड़ा। आरुषि, हमें उसकी मदद करनी होगी। छोड़ो भी, वो मर चुकी है। जयंत ने झटके से कहा। तुमने नहीं देखा जो मैंने देखा। ये औरत पागल है। नील चिल्लाया और बिना कुछ सोचे सीधे गलियारे की तरफ भाग पड़ा। नील, रुको, मैंने पुकारा और पीछे भागने ही वाला था कि जयंत ने मेरा हाथ पकड़ लिया। नहीं अंशुल, उसे जाने दो, हमें अभी निकलना होगा। मैंने दांत भींचे। क्या बेवकूफ है वो, मैंने बुदबुदाया और जयंत के साथ आगे बढ़ने लगा। हमने कुछ ही सेकंड बाद नील की खून जमा देने वाली चीख सुनी। वो इतनी भयानक थी कि पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मेरा पेट जैसे अंदर से मरोड़ गया। चलो, जयंत चिल्लाया, हम लगभग पहुंच गए हैं। हम गलियारों से दौड़ते हुए गुजरे। हर कदम पर हवा भारी होती जा रही थी। मेरे सिर में झंझनाहट थी। आंखों के आगे सब घूमने लगा। चलो, बस थोड़ा और, जयंत ने चीखते हुए कहा। हम एक मोड़ पर मुड़े और सामने दिखा पिछला दरवाजा। हम पहुंच गए, जयंत ने लगभग रोते हुए कहा। चलो यहां से निकलते हैं। हम पूरी ताकत से दौड़े, इतनी कि मैं दरवाजे से टकराते टकराते बचा। जयंत ने दोनों हैंडल पकड़े और पूरी ताकत से खींचे। नहीं, हे भगवान, नहीं, वो चिल्लाया। दरवाजे जंजीरों से जकड़े हुए थे। हम दोनों फंस गए थे। मैं थककर जमीन पर गिर पड़ा। ठंडी लिनोलियम फर्श मेरे तपते गालों को राहत दे रही थी, लेकिन मेरा शरीर कांप रहा था। नहीं, नहीं, हे भगवान, नहीं। जयंत बार बार दरवाजा खींचता रहा, पर सिर्फ जंजीरों की खड़खड़ाहट गूंजती रही। मैंने ऊपर देखा। गलियारा लंबा और अंधेरा था। कहीं दूर से धीमी सरसराहट आ रही थी, जैसे कोई चीज रेंग रही हो, धीरे धीरे हमारी ओर। और तभी इंटरकॉम स्पीकर फिर से बोल उठा। इस बार उसकी आवाज और भी पास लगी। भागने की कोशिश बेकार है बच्चों, अब खाने का समय हो गया है। अपनी आंख के कोने से मैंने देखा। दालान के अंत में काले जूतों की एक जोड़ी खड़ी थी। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने धीरे धीरे ऊपर देखा। वह आ चुकी थी। जयंत अब दरवाजे पर पूरे जोर से खुद को पटक रहा था। उसके हाथ खून से सने हुए थे और चेहरा पूरी तरह से हताश था। और उधर लंच वाली महिला, वही खूनी एप्रन पहने हुए, धीरे धीरे ठहर ठहर कर आगे बढ़ रही थी। उसके हाथ में रेंच अब भी चमक रहा था, खून से भरा हुआ। मेरे गले से कोई आवाज नहीं निकली। पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। बहुत देर हो चुकी थी। सब खत्म हो चुका था। वह मेरे पास से गुजरी। उसकी परछाई ने मुझे निगल लिया। फिर उसने एक झटके में व्रेंच जयंत के सिर पर दे मारा। जयंत की चीख गलियारे में गूंज उठी। फिर एक और वार, फिर एक और। हर बार दीवारों पर खून की बौछार, फर्श पर लाल लकीरें बनती चली गईं। वह तब तक मारती रही जब तक कुछ भी बाकी नहीं रहा।
मैं बस कांपता रहा। फिर अचानक मेरे पेट में मरोड़ उठा और मैंने वहीं उल्टी कर दी। कुछ पल बाद सब कुछ काला पड़ गया। आवाजें बंद, हवा थम गई। जब मैंने होश संभाला तो मेरे ऊपर फ्लोरोसेंट लाइटें चमक रही थीं। उनकी सफेद रोशनी ने आंखें चुभा दी। धीरे धीरे नजर साफ हुई और तब एहसास हुआ मैं कैफेटेरिया के बीच में था। मेरे हाथ पीछे बंधे थे, कुर्सी से कसकर। रस्सियां इतनी मजबूत थीं कि छटपटाने पर बस जलन हो रही थी। मैंने सांस संभालने की कोशिश की। कमरा वैसा ही था। मेजें, कुर्सियां, सब कुछ सामान्य दिख रहा था। बस खामोशी बहुत भारी थी। फिर रसोई की तरफ से चम्मचों और बर्तनों की आवाजें आईं, टकराने की, खड़कने की, जैसे कोई खाना बना रहा हो। उठो बच्चे, एक ठंडी मीठी सी आवाज आई। मैंने गर्दन मोड़ी। वो थी लंच वाली महिला। वो खुले रसोई में खड़ी थी, स्टोव के पास, किसी बर्तन को हिला रही थी। बस 1 मिनट और दो, उसने कहा। खाना लगभग तैयार है। मैंने फिर से रस्सियां तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे और कसती चली गईं। मेरी कलाइयों में जलन हुई। आखिरकार मैंने सांस छोड़ी और शांत बैठ गया। बस घड़ी की सुई जैसी आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ मिनटों बाद वो बाहर आई। उसके हाथ में नैपकिन से ढकी एक प्लेट थी। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुमने अच्छी नींद ली? उसके चेहरे पर वो ही पुरानी नकली नम्रता थी, लेकिन आंखों में कुछ सड़ा हुआ, कुछ शैतानी झलक रहा था। मैं कुछ नहीं बोला, सिर्फ उसे घूरता रहा। वो मेरी चुप्पी से जरा भी परेशान नहीं हुई, बस धीरे धीरे मुस्कुराई और प्लेट को मेरे सामने रखी हुई मेज पर रख दिया। मुझ में कुछ बोलने की ताकत नहीं बची थी। वह मेरे पास आई और मेरी कुर्सी धक्के से आगे कर दी। प्लेट ठीक मेरी नजरों के सामने आ गई। मुझे देखना भी मंजूर नहीं था। उसने धीरे से मेरी बाहें पकड़कर बगल तक खोल दी ताकि मैं सिर्फ कोहनी ऊपर उठा सकूं। फिर उसने टेबल पर कांटा रखा। उसकी आवाज में अब थकान नहीं, सिर्फ कड़वाहट थी। मैंने तुम्हारे लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है, उसने कहा। अब तुम खाओ। उसने नैपकिन हटाई ही थी कि मेरे सीने में डर सा भर गया। मेरी नज़र प्लेट पर पड़ी और जो वहां था वो बिल्कुल भी आम खाने जैसा नहीं लग रहा था। वो किसी इंसान के शरीर का टुकड़ा जैसा दिख रहा था। मुझे झट से उल्टी सी आने लगी और मैंने मुंह मोड़ लिया। उसने गुस्से में कहा, तो क्या मुझे शुक्रिया भी नहीं मिलेगा? क्या पूरे दिन इस गर्म और गंदी रसोई में मेहनत करने का यही इनाम है? उसकी आवाज में गुस्सा और पुराने दर्द की झलक साफ महसूस हो रही थी। वह रुकी और बोली, जानते हो, मैं पिछले 19 साल से यही काम कर रही हूं। तुम लोग बस लाइन में आते हो, खाना लेते हो और चले जाते हो। कभी किसी ने धन्यवाद तक नहीं कहा। उल्टा कहते हो। वह अजीब है, उससे बदबू आती है, लेकिन भूल जाते हो कि वही तुम्हारे लिए खाना बनाती है। अब बस, अब ये सब खत्म। मैं चुप रहा, शब्द नहीं निकले। मैं हकलाकर बोला, नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं नहीं खा सकता। पूरे शरीर में कमजोरी थी और घिन से सब कुछ घूम रहा था। उसने बिना किसी दया के रेंच उठाकर मेरे सिर पर मारा। दर्द से मैं चीख उठा। वह वहीं खड़ी रही
और कांटा मेरे सामने घर आया। खाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी, उसने कहा। मैंने कांटा हाथ में लिया। हाथ कांप रहे थे, सिर दर्द से धड़क रहा था। किसी तरह मैंने सॉसेज का एक छोटा टुकड़ा काटा और मुंह में डाला। आंसू अपने आप बह निकले। स्वाद कुछ भी नहीं था, बस लोहा और मिट्टी जैसा। फिर भी मैंने चबाया और निगल लिया। वह मुस्कुराई। अच्छा, सब खा लो, उसने धीरे से कहा। मुझे तभी समझ आ गया, यह सिर्फ खाना नहीं था, यह एक सजा थी। मेरा गला सूख गया, सांसें तेज हो गईं। मैंने सिर झुका लिया, पर अगला ही पल रिंच फिर से मेरे सिर पर पड़ी। मैं दर्द से चीख उठा, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। खाओ, वह गरजी। मैं कांपते हुए कांटा उठाता रहा। हर बार जब रुकने की कोशिश करता, रिंच फिर गिरती। हर चोट के साथ मेरा डर और गहरा होता गया। कमरा अब सिर्फ मेरी सिसकियों और उसके सांसों की आवाज से भर गया था। आखिरकार जब मैंने आखिरी टुकड़ा निगल लिया, उसने प्लेट उठाई। उसकी आंखों में अजीब सी तसल्ली थी। बहुत बढ़िया, उसने कहा। अब जब तुमने अपना खाना खा लिया है, तो मैं भी अपना ले लूंगी। उसने रिंच उठाई। रोशनी उसकी परछाई को दीवार पर लंबा खींच रही थी। मैं ऊपर देखा। उसकी सूखी बेरहम आंखें मुझ पर टिकी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। दिल जोर से धड़क रहा था। अगले ही पल एक भारी झटका, तेज चुभता हुआ, सब कुछ काला कर देने वाला। फिर बस सन्नाटा, और कहीं दूर से आई एक हल्की सी हंसी, जैसे कोई अपने खाने से पूरी तरह संतुष्ट हो गया हो। और तभी मुझे पता चला कि मैं अकेला नहीं था। जयंत, नील और शांत लड़की आरुषि, तीनों को भी उसी कमरे में बंद किया गया था। उनकी आंखों में वही डर, वही उलझन और वही सवाल था जो मैंने महसूस किया। हम चारों वहां बैठकर देख रहे थे, और हर घड़ी, हर सांस हमें याद दिला रही थी कि कभी-कभी एक छोटी सी गलती या अनदेखा करना पूरे जीवन को बदल सकता है। और उस दिन के बाद स्कूल की हर रोजमर्रा की चीजें वैसे ही दिखती रहीं, लेकिन हम जानते थे, कभी भी कोई नहीं जान सकता कि अगले पल क्या होगा। रहस्य, डर और सजा हमेशा कहीं न कहीं मौजूद थे। हम चारों के लिए यह सिर्फ शुरुआत थी।